उसकी बॉडी से बाहर आ गया था। यहाँ पर आयरन बोंसू के साथ एम्बुलेंस में जा रहा होता है। बोंसू एम्बुलेंस वाले को बता रहा होता है कोर्ट में क्या क्या हुआ। तभी आयरन को होश आता है, वहाँ पर अपने जीजा को देखता है जिसे कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, गाड़ी से नीचे उतारो। बोंसू कैसे ही करता है, कहता है कि तुमने कोर्ट में क्या क्या किया था, कैसे तुम जॉनसन को मारने के लिए दौड़े थे, इस पर भी चिल्लाए थे। लेकिन आयरन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बोंसू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आयरन कहता है कि मुझे लगता है मैं ब्लैकआउट हो गया था। ये मैथ्यू के पास कॉल करता है, कहता है कि मेरे ऑफिस में आ जाओ, आज से मिलना चाहता हूँ। बोंसू किससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। रन ने कह दिया था मेरे ऑफिस में, और टैक्सी को रुकवाता है और वहाँ से चला जाता है। सुख के पास गोयला कॉल करती है, पूछते है कि कौन से हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन बोंसू कह रहा होता है कि वो अपने ऑफिस में चला गया है। पेंगुआ कहते हैं कौन सा ऑफिस है, अपनी बेटी से भी पूछती है, लेकिन सारंग कहती है मुझे नहीं पता। अभी पास से मिंजू जा रही होती है, उसकी माँ से बात करती है और कहती है जो आपका लॉयर है वो मेरा बेटा है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि उसका ऑफिस कहाँ पर है। बाद में इसको एड्रेस दे देती है। इनमें दोक्यूम को देखते हैं कि नायोन के साथ कोर्ट से बाहर आ रहा था, बता रहा होता है कि आयरन तो पागल निकला, तो ऐसे ही केस जीत जाएंगे। नायोन कहती है ठीक है, लेकिन अगली बार अपने क्लाइंट जॉनसुक से कह देना कांगुक के फैमिली को साथ में बीच में ना लाए। कैसे कोर्ट में उसको गाली दे रहा था। उनके सामने योन्यू आता है, प्रोसिक्यूटर होता है, मैं नायोन का जूनियर भी। क्यों कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीछे जॉनसुक को देखते हैं, के पास कॉल आती है, बताया जाता है हमारे हॉस्पिटल में छानबीन हो रही है, सर्च वारंट लेकर आए हैं। हम हेन्यू का होता है। क्यों कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। होन्यू बता रहा होता है कि एक इंसान की डेथ हो गई है, हमें ये करना ही होगा। उनके जाने के बाद दोक्यू अपने सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है जो मैंने करने के लिए कहा था क्या तुमने किया। बाद में सेक्रेटरी एक न्यूज की हेडलाइन को दिखा रहा होता है। यहाँ पर बताया गया था कि कांकू और उसकी टीम ने स्टाफ पर हमला कर दिया था, जो हॉस्पिटल में आए थे। मैथ्यू ऑफिस में पहले से होता है। आयरन यहाँ पर आ जाता है। मैथ्यू पूछता है कि क्या हुआ। आयरन कहता है कि मैं कानफून से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए जो ताबीज है उसको हमें जलाना होगा। मैथ्यू कहता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो, हमें उसका आने का वेट करना चाहिए। लेकिन आयरन कह रहा होता है कि हमें करना ही होगा, बाद में सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो जीव को देखते हैं, अपने रूम में होती है क्योंकि उस न्यूज को देख लेती है। कैसे उसमें बताया गया था कि कैसे कामफून ने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया था। बाद में इसके पेट में पेन होने लगा था, चिल्लाती है। कामफून होता है, इसको सुन लेता है कि हेल्प करने के लिए अंदर आता है, कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद वो न्यूज की हेडलाइन को देखता है, इसके हाथ गायब होने लगे थे। फिर हम आयरन को देखते हैं कि ताबीज को जलाया जा रहा था। जैसे जैसे ताबीज जल रहा होता है, कामफून के हाथ पाँव गायब होते जा रहे थे। कामफून चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में देखते हैं कि आयरन के बॉडी के अंदर आ गया था। बाद में मैथ्यू की गर्दन को पकड़ता है, उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारा इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। इसको दूर फेंकता मारता है। यहाँ पर गेंग्यो आती है, अपने बेटे को मारती है और कहती है तुम प्रीस्ट को क्यों मार रहे हो। अपनी माँ को देखता है, इसके अंदर तो भूत होता है, इसलिए अपनी माँ को नहीं पहचान पाता। को महिला कहता है। गेंग्यो इसको फिर के मारती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे महिला कैसे कह सकते हो। क्यों नीचे पड़ा हुआ था। रन के पाँव को पकड़ता है और इसे कह रहा होता है क्या ये आपका बेटा नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। रन जिसके अंदर कानफून होता है गेंग्यो को दूर करता है, यहाँ से भागता है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। वो मैथ्यू से पूछ रही होती है कि ये सब क्या है। मैथ्यू ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या हुआ, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये समन हाउस है और यहाँ पर एक गोश्त कानफून पहले से था, इसलिए आयरन उसके केस को देख रहा है। वह ताबीज को देखती है और कहती है अगर हम इसे जला दे तो क्या मेरा बेटा फिर से आ सकता है। प्रीस्ट कहता है कि रहने दो, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कानफून अभी उसकी बॉडी के अंदर है, हमें नहीं पता कि ऐसा करने पर क्या होगा। कानफून को देखते हैं, पानी में से जा रहा होता है। जैसे पानी के अंदर आता है उसकी सोल आयरन से दूर हो जाती है। अपने आप को देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पानी से बाहर आता है, पास में कानफून को देखता है और चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये घुटने के बल बैठ जाता है, बताता है कि जू बीमार है, उसने मेरी न्यूज देख ली थी और वो सदमे में चली गई, उसके पेट में पेन हो रहा है, प्लीज उसकी हेल्प कर दो। आयरन चिल्लाता है और कहता है कि तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या। जियो के घर पे पास आता है, वो पासवर्ड बता देता है, वो अंदर आता है, जियो को देखता है, उठा लेता है, वो बाहर आ गया था। उसके बाद हम यहाँ पर नायोंग को भी देखते हैं, जियो से मिलने के लिए आ रही थी। सामने आयरन को देखती है, आयरन इसके पास आता है और कहता है क्या तुम गाड़ी लेकर यहाँ पर आई हो। उसके बाद नायोन उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आती है और इनको जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर ये सीन याद करती है मेरे साथ भी पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। फर्स्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर नायोन हॉस्पिटल में होती है, मे भी इसकी बहन होती है, क्योंकि अंदर ले जा रहे थे। जियो की जांच की जाती है, वो ठीक होती है। मिंजू भी यहाँ पर भाग कर आती है, अपनी बेटी से मिलती है और बाद में आयरन से बात करती है। आयरन कहता है आपको बताना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था, जैसे तुम कामफून से मिली थी, अगर तुम मुझे सच बताओगे तभी हम जीत पाएंगे। बाद में बताती है हम क्रिसमस वाले दिन जेल में गए थे, पर मेरी मुलाकात कामफून से हुई थी। दोनों ने मिलकर क्रिसमस ट्री को बनाया, उसने गलत डिसीजन लिए, गैंगस्टर बन गया। उसे पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए खुद को चेंज करने के लिए, इसलिए वो जेल में चला गया।
और तुम्हारी बेटी को यहाँ पर लेकर आए उसके लिए थैंक यू। कहती है कि तुम्हें पासपोर्ट कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बेटी बीमार है। और आयरन कहता है कि मैं घर में आपके पास आ रहा था कि आपके सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन डोर पहले से खुला हुआ था। मिंजू कहती है ठीक है, लेकिन कोर्ट के बारे में क्या, कि तुम्हारी बोली कैसे चेंज हो गई। आयरन कहता है शायद मैं ब्लैकआउट हो गया था, आपको अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। मिंजू बाद में वहाँ से चली जाती है। वो पास में होता है जो कि आयरन से बात करने लगता है। आयरन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, अपनी बेटी के पास जाओ, उससे मिलो, बाद में नई प्लानिंग करेगा। आयरन बाहर आता है, यहाँ पर नायोंग बैठी हुई थी, उसको बोलता है लेकिन पहले नायोंग को सुनाई नहीं देता। बाद में उसके क्लोज आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। कहती है कि मैं ठीक हूँ। जियो के बारे में क्या क्या वो ठीक है। आयरन कहता है कि हाँ। बाद में नायोंग चली जाती है। इनमें ग्यांगो का देखते हैं, सीन याद करते हैं जब मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकर हमने एक रिचुअल करवाया था, एक समन आया हुआ था। जैसे ये सीन याद कर रही थी तभी वहाँ पर आयरन आ जाता है, अपने बेटे से बात करती है। पहले ये बात करती है तो इसे शक होता है कभी कोई और तो नहीं है, लेकिन फिर इसे पता चलता है इसका बेटा है। बाद में इसके ऑफिस के बारे में बात करने लगती है। आयरन कहता है कि क्या आपको पता चल गया है, और ये हाँ कहती है, और कहती है तुम जानते हो ये पैसे कहाँ से आया होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मोहर लगानी होगी, तुम्हारे ऑफिस से जो भी पैसा आएगा आधा पैसा मेरा होगा। आयरन कहता है मैं आपका बेटा हूँ। ग्यांगो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मोहर लगा दो। बाद में आयरन को ऐसा ही करना पड़ता है। ग्यांगो साथ में कहते हैं तुम्हारी एक नई गाड़ी भी है। आयरन को लगता है गाड़ी अच्छी होगी, लेकिन जब देखता है ये एक ट्रक होता है और यहाँ पर गाड़ी के अंदर आ गया था। अचानक से पीछे कानफुंग आ जाता है, इसको देखकर डर जाता है और चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। मैं डर गया। कानफुंग कहता है तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो, और तुम जानते हो ना मैं नोक नहीं कर सकता हूँ। तो पूछता है वैसे हम आगे क्या करने वाले हैं, जब तक हमें जीसू को नहीं मिल जाती हम केस नहीं जीत सकते। आयरन कह रहा होता है कि मुझे पहले ही मिल चुकी है। और फिर सीन याद करता है जब वो कानफुंग को बता रहा होता है तलाकशुदा औरत है, अपने बच्चे के साथ रहती है। जॉन सोक ने उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे दे दिए, वो मान भी गई थी। जिनसुक के पास आया हुआ था, गवाही देने के लिए कह रहा होता है, वो साफ मना कर देती है और कहती है अगर कोई भी महिला होती तो अपने बच्चे के लिए ऐसा ही करती। आयरन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और बाद में सीन को याद करता है, उसे बताता है जब आयरन क्लास में आया था कि बच्चों ने गंदे कमेंट किए हुए हैं, मेरे डेस्क और बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरा पिता कैसा इंसान था, वो एक अपराधी था, ऐसा झूठ बोला करता था, और अपराधी का बेटा अपराधी होगा। और आयरन कहता है आपके बेटे के बारे में भी ऐसी बातें कही जा सकती है, तुम्हारी माँ ने एक अपराधी का साथ दिया था। लेकिन जिनसू कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। आयरन कहता है ठीक है, लेकिन फिर दूसरे बच्चे के बारे में क्या। कहती है कि एक आदमी की डेथ हो गई है, लेकिन दूसरे आदमी की डेथ होने वाली है, जो है कांगफुंग की बेटी ने उसे पहले भी देखा होगा। तो ये सीन याद करती है। कांगफुंग सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में आता है, उसकी फैमिली साथ में थी, उसकी बेटी भी। जियो के पिता की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से वो सदमे में चली गई है, वो कैद हो गई है, वो अपने रूम के अंदर ही है, तो खाना पीना भी नहीं खा रही है। जिनसुक बाद में इसकी हेल्प करती है और कहती है हॉस्पिटल में वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि डॉक्टर की गलती है। अब आयरन गाड़ी में कांगफुंग के साथ होता है और ये सारी बातें बता देता है। आयरन कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में पूछा था, वहाँ पर पहले EMR थी लेकिन अब उसे चेंज कर दिया गया, वहाँ पर नई AMR है, लेकिन रिकॉर्ड तो पहले वाली में ही थे। कांगफुंग कहता है कि अब क्या होगा, पहले वाली कहाँ पर मिलेगी। आयरन कहता है कि मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, जल्दी मेन प्रोसिक्यूटर इसकी जांच करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा पुरानी वाली EMR कहाँ पर है। हॉस्पिटल के आसपास के कैमरा की जांच करूंगा, प्रोसिक्यूटर के पास जाओ, उसकी बातों को सुनो और मुझे बता देना। फिर वो जोनसुक को देखते हैं, नायोंग और दोंगक्यू के साथ होता है। नायोंग अपने क्लाइंट से बात करती है और वो कहती है कि तुमने मुझे जिनसुक की बात से छुपाया, अगर वो कोई और बात हो तुम अभी मुझे बता सकते हो। जैसे कि EMR एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रोसिक्यूटर पहले से इसकी जांच कर रहे हैं, अगर उन्हें मिल जाती है तो तुम देख लेना, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जोनसुक चिल्लाता है और कहता है कि तुम कैसे बकवास कर रही हो, क्यों नायोंग को बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। जाने के बाद जोनसुक से बात करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की, लेकिन तुम इतने ग्रेटफुल नहीं हो। वो कहता है कि मुझे पता है तुमने कांगफुंग को मारा है। वो कहता है मैंने वही कह जो तुमने कहा था, मैंने जिनसुक को पैसे दे दिए थे, EMR की हार्ड ड्राइव को मैंने तुम्हें दे दिया था। उसे कहता है तुम अपने आप को लक्की समझो कि नायोंग तुम्हारी लॉयर है, वो इस केस को जीतने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अगले सीन में नायोंग को देखते हैं जो कि अपनी जूनियर से बात करती है, कहती है कि EMR को लेकर एक रिपोर्ट लिखाई गई थी, वो इंसान कौन था। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, क्या आपने कुछ कहा, लेकिन वो मना कर देती है। नायोंग देखते है कि इसके फोन में एक मैसेज आ जाता है, फिर उसे कहते हैं कि मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ, कि यहाँ पर आकर हम देखते हैं। अपने हील से अपने फोन को ब्रेक कर लेती है, होनियो के पास आती है, अपने फोन को दिखाती है, मेरा फोन गिर गया था, इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, क्या तुम फोन दे सकते हो। वो अपने फोन को दे देता है, वो उसका फोन को लेकर साइड में आती है, देख लेती है कि उसके साथ क्या मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि हमें पता चल गया है EMR कहाँ है, हम दोक्यू को देखते हैं। एक गैंगस्टर जिसका नाम ग्योचुल होता है, और वो कहता है कि क्या तुमने हार्ड ड्राइव को जला दिया है, लेकिन वो हामी पड़ता है, लेकिन फिर पता चलता है वो अभी भी उसके पास होती है, और वो अपने आप से कहता है कि ये बहुत ही कीमती है, मैं इसे कैसे जला सकता हूँ, क्या मैं पागल हूँ। दूसरी ओर हम कांगफुंग को देखते हैं, वो कि प्रोस्टिट्यूटर के साथ होता है और वे बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पता चल गया कि वो EMR कहाँ पर है। बाद में वीडियो भी दिखा रहा होता है, ये कोई वेयर हाउस होता है। बताते हैं कि ये किसी गैंगस्टर के पास, जिसका नाम ग्योचुल है। ग्योचुल के फोटो को देखता है और शौक रह गया था, ये इसको पहले से ही जानता है। वो फिर से आयरन के पास आता है और बताता है कि EMR कहाँ पर है।
हालांकि बोंसु गाड़ी में बैठा लेता है। अब हम जिस चीज को ढूंढने के लिए जा रहे हैं पर ये साइन होगा, तुम हमारी हेल्प कर पाओगे। बोंसु कहता है ठीक है, मैं इस काम में माहिर हूँ। अगले सीन में तीनों वेयरहाउस के पास आते हैं। वहाँ पर आयरन एक रोड को लेता है, उसको तोड़ने जा रहा था। उसे बताया था कि वो उसका बॉस हुआ करता था और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो गैंगस्टर है। तुम मुझे अभी ये बात क्यों बता रहे हो? मैं ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अभी लॉक ब्रेक हो जाता है, वो बीप होने लगती है और आदमी इनके पास हथियार लेकर आ जाते हैं। वेयर हाउस के डोर को ओपन करते हैं और अपने आप को यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट डोर को पुश करके ओपन करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये अंदर से और भी चीजें ले आते हैं और गेट पर लगा देते हैं। बोंसु आयरन से कहता है कि मैं अंदर EMR देखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा जांच करता है, फिर बाद में उसके आखिरी में दिखी जाता है तो कहता है कि मुझे ये मिल गई है। यहाँ पर गीचुल भी यहाँ पर आ जाता है तो तभी वहाँ पर देखते हैं एक जगह को और यहाँ पर आ गए थे और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बाहर आकर देखते हैं यहाँ पर नायोन होती है। फिर गीचुल से बात करती है, अपनी फेक आईडी को दिखाती है जो कि नायोन का होता है। वो बताती है कि मैं एक प्रोस्टिक्यूटर हूँ, लेकिन ये इसकी बात पर बिलीव नहीं करते। मैं गीचुल की हिस्ट्री को बताती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कब जन्म हुआ था, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और तुमने कौन कौन से गंदे काम किए। गीचुल को लगता है कि सच में एक प्रोस्टिक्यूटर है। वो कहता है कि ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और तुम जांच करो। एरन सभी लोगों को कहता है ये भी वही ढूंढने आई है जो कि हम ढूंढने यहाँ पर आए थे और ये इनके साथ नहीं है। गीचुल की गाड़ी के पास आते हैं। टाइफून याद करता है कि गाड़ी में क्या क्या रखा हुआ है। एरन कह रहा होता है इसकी गाड़ी के नीचे सीट के नीचे एक सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ छिपाया करता था, तुम इसकी जांच करो। बाद में ये सब ऐसे ही करते हैं कि नीचे हार्ड ड्राइव होती है। एरन इसको देखकर हैप्पी हो जाता है। बाद में सीट के नीचे कुछ और चीजें देखते हैं, ड्रम होता है। नायो यहाँ पर अंदर आती है और उसे पता चलता है कि ड्रग्स के बारे में पता चलता है। रिचुअल कह रहा होता है अब हम क्या करें, हम तो पकड़े गए। इन सभी आदमी नायों को घेर लेते हैं। तभी गीचुल की गाड़ी लेकर आयरन वहाँ पर आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर आता है। गीचुल चिल्लाता है और कहता है तुम कौन हो, ये गाड़ी मेरी है। आयरन नायन से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। और वो उसे कहता है कि तुम एक प्रोस्टिक्यूटर नहीं हो, तुम झूठ बोल रही थी। और वो उन्हें कह रहा होता है कि जाकर उसको मारो। हम आयरन के पास आते हैं। आयरन कुछ भी नहीं कर पाता। सीन में देखते हैं कि इन तीनों को बांधा हुआ था। रिचुअल चिल्लाता है और कहता है कि मैं पहले किसको मारूं। नायन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें बेवकूफ बनाया तो सबसे पहले तुम्हें मारते हैं। उसे मारने जा रहा था, बीच में आयरन आता है, ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि मैं पहले आया था तो पहले मुझको मारो। और फिर हम कांफू को देखते हैं जो कि बाहर आसमान में देख रहा होता है और कहता है एक बार सिर्फ मेरी एक बार हेल्प कर दो। चलने एंजॉय करने के लिए एक सॉन्ग लगा दिया था। और फिर वो याद करता है कि ये सॉन्ग तो वही है जब वो हमें पनिश किया करता था, हमें मारा करता था और उस टाइम ये गाना बजाया करता था। हम बहुत ही गुस्से में थे। कांफू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। आयरन को मारने जा रहे थे तभी वो उसका रोड पकड़ता है और उस आदमी को दूर फेंकता है। और नायन उससे पूछते है तुम कौन हो। उसने कह देता है मैं गैंगस्टर कांफू हूँ। नायन कहती है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम यह कैसी एक्टिंग कर रही हो, उनके पास गन भी है, ये गैंगस्टर है। रन इसको देखता है और कहता है माय डियर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम देखते हैं इनकी काफी लंबी फाइट चलती है। रन सभी से फाइट करता है, इन्हें हराता है और गैचल के पास आता है, उसको लात मारता है, दूर जाकर गिरता है। तभी ऊपर कुछ पानी होता है, एक बूंद आयरन के ऊपर गिरती है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसको देखने के लिए आती है और पूछते है क्या तुम ठीक हो। रिप्लाई नहीं करता और जब इसकी पॉकेट में हार्ड ड्राइव को देखती है उसको ले लेती है, के लिए आई थी और ये हार्ड ड्राइव को नीचे रखते हैं, उस पर रोड मारने लगती है। और तभी बाद में सीन को याद करती है तब उसे तोड़ने जा रही थी, कैसे आयरन ने मेरी हेल्प की थी, कैसे वो मुझे रोड मारने जा रहा था, लेकिन आयरन बीच में आ जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर यहाँ पर सब कुछ प्रूफ हो जाता है कि गंचल की वजह से उसकी कांफू की डेथ हो जाती है। तो बाद में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मैन अपने घर पर होती है और बाद में सब न्यूज को देखे जा रही थी। और वो डायरी को ओपन करते हैं और डायरी में देखते हैं कई केस लिखे हुए थे जो कि अभी तक के होते हैं और उसने शुरू से अभी तक सारे केस जीते हुए थे। और अब ये आगे लिखते जो कि पहला केस होता है जो ये हार चुकी थी। आयरन को देखते हुए घर पर जू से मिलने के लिए आया हुआ था, बताता है कि तुम्हारे पिता की डेथ हो गई थी लेकिन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर जीसू दिन को याद करती है जब वो अपने पिता के साथ बैठी हुई थी, खाना खा रही थी और तब उसके पिता उसे कहते हैं तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ। जीसू कहती है कि आप रात को खराटे लेते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, सो नहीं पाती हूँ। अनफुंग कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रकार तुम पास नहीं हो पाओगी, तुम चिंता मत करो, सर्जरी करवा लूंगा। मुझे पता था जो भी मैं कहूंगा मेरे पिता वही करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें सर्जरी के लिए भेज दिया, सब मेरी गलती है। लेकिन आयरन कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती थी उनको जेल में डाल दिया। अगले सीन में देखते हैं आयरन नेफ्यू के साथ छत पर होता है और कांफू भी यहाँ पर होता है। आयरन कह रहा होता है कि हम ताबीज को नहीं जलाएंगे, आप हमारे साथ रह सकते हो। कांफू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जगह यहाँ पर नहीं है, मुझे जाना ही होगा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके लिए थैंक यू। आयरन कहता है ठीक है। आयरन कहता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था। और फिर बाद में वो ताबीज को जला देता है और फिर वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। फिर वहाँ पर आ जाता है और वो पूछती है मेरे बेटे के बारे में क्या। फिर ने कह देता है कि अब वो ठीक है। वो अंदर आती है और अपने बेटे को खाना देती है। आयरन उसके बारे में बात करता है कि जब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे वो कुछ कहना चाहता है, अगर सच में कुछ ऐसा है हम उससे मिल सकते हैं। उसकी माँ कहती है अगर ऐसा हो सकता तो अच्छी बात है और वैसे भी मुझे
तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता से कई क्वेश्चन है। सीन में ट्रेनी को देखते हैं, डांस कर रही होती है और वो बाद में स्माइल करती है। और फिर अगले सीन में देखते हैं वो एक स्कूल स्टूडेंट होती है, ये छत पर थी, लेकिन ये छत पर थी और इसका धक्का दे दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आयरन अपने ऑफिस के बाहर होता है, गोश्त ना आए। आयरन कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर नई शुरुआत करूंगा। सीन में ट्रेनी को देखते हैं जो कि अंदर होती है, वहाँ पर अंदर आता है और पूछता है तुम कौन हो। ट्रेनी इसको देखकर स्माइल करती है और कहते हैं क्या तुम मुझे देख सकते हो। आयरन इसे फिर गौर से देखता है, ये हवा में होती है, पाँव नीचे टच नहीं कर रहे थे। उनको पता चल जाता है कि ये गोश्त होती है, वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। उनको देखते हैं जो कि एक मेमोरीज प्लेस पर आती है और अपनी बहन सुयुन को मिस करती है। अगले सीन में दो क्यों नायोन से बात करता है और कहता है कि तुमने एविडेंस पुलिस को दे दिया और हम केस हार गए। वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी होगा मुझे मंजूर है। दो क्यों कहता है ठीक है, अब तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी आता है और कहता है कि फौरन से आपके लिए कॉल है। दो क्यों इस आदमी से वीडियो कॉल करता है और वहाँ पर इसका पिता होता है, इसका नाम ब्योंगिल है। ये फौरन में हॉस्पिटल के अंदर होता है और वो बता रहा होता है कि मेरी सर्जरी अच्छी हुई। दो क्यों कहता है ठीक है, आप जल्दी आ जाना। ब्योंगिल कह रहा होता है तुम केस हार गए, तुमसे कुछ नहीं होगा, और बाद में कॉल कट कर देते हैं। हम दूसरी ओर नायोन को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। आयरन इसके पास आता है, इसको देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब उन एविडेंस की वजह से हुआ है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। नायोन कहती है ठीक है, मुझे तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आयरन बाद में कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, मैंने तुम्हें गलत समझा लेकिन तुमने जीवन को बचा लिया और इसके लिए थैंक यू। तो मैं यहाँ पर यही कहने के लिए आया था, मुझे पता है तुम हार्ड ड्राइव को तोड़ना चाहती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नायोन कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ गई थी। अगले सीन में बोंगसू को देखते हैं जो कि ऐसे ही याद करता है कि जब मैं आयरन के साथ था तब वहाँ पर क्या क्या हुआ। उसे कैसे पता चलेगा कि जो गाड़ी की सीट होती है उसके नीचे हार्ड ड्राइव होगी, और वो अपना आपको गैंगस्टर कानफूम बता रहा था और इस बारे में गैंगवा से बात करता है और कहता है कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। गैंगवा कहती है कि वो गोश्त को देख सकता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। अगले सीन में हम आयरन को देखते हैं क्योंकि हमारे ट्रेनी के साथ होता है। ट्रेनी इससे को देखती है और पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। आयरन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं किसी गोश्त के साथ काम करता हूँ और किसी के केस को देखता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होती है। ट्रेनी एक रूल को देखती है और कहती है कि कब्जा करना क्या होता है। आयरन बताता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकती हो। ट्रेनी ये सुनकर हैप्पी होती है और कहती है कि कैसे। आयरन कहता है कि लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि तुम किसी सॉन्ग को लाइक करती हो या कुछ भी हो सकता है। तभी मैथ्यू आता है कि जब गोश्त की डिजायर पीक पर पहुंच जाती है तब ऐसा हो सकता है। इस बार गोश्त है कौन, इसका ताबीज कहाँ पर है। ये ताबीज को देता है और कहता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ट्रेनी पूछती है कि ये कौन है। आयरन कहता है कि मत पूछो। ट्रेनी कहती है फिर वो है कौन है। तभी पीछे देखते हैं बोंगसुक होता है। इन दोनों को देखकर पहले ही शौक हो गया था और पूछता है तुम किससे बात कर रहे थे। मैथ्यू कह देता है कि मुझसे बात कर रहा था। हालांकि बोंगसुक को पता चल गया था कि गैंगवा सही कह रही थी, यहाँ पर कोई गोश्त है जिससे कि वो बात कर रहा था। तभी ये बैठकर बात करते हैं। आयरन कहता है गोश्त यहाँ पर है, तुम उसे नमस्ते कह सकते हो। गोंगवा फिर ऐसा ही करता है। मैथ्यू आयरन से कहता है अगर तुम नहीं जानते तो तुम उसका स्केच यहाँ पर बना सकते हो। लेकिन बोंगसुक कहता है कि इसके ग्रेड बहुत ही कम थे आर्ट में, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ट्रेनी कुछ सोचती है और कहती है मेरे पास एक आइडिया है। बाद में देखते हैं कि क्या होता है। आयरन एक खाली पेज को ले आता है, बेंच पर रखता है और बेंच के नीचे अपनी ट्रेनी अपना चेहरा लेकर आ जाती है। आयरन इसके चेहरे पर पेन चलाता रहता है और यहाँ पर स्केच बनकर तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते जब बोंगसुक यहाँ पर आया था तो उसके पास एक कॉल आई थी, जिसके कि फोन में एक गाना बज रहा होता है और इसे सुनकर ट्रेनी आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और डांस करने लगती है। तभी उसको देखे जा रहे थे। यहाँ पर एक और महिला आती है। मैथ्यू उसको देखता है, उनके गाल पर पानी फेंकता है। आयरन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उस लड़की के पास आता है और पूछता है तुम कौन हो। और वो कहती है मैं उस केस के लिए आई हूँ कि मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर हूँ, और बाद में यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम नायोन को देखते हैं जो कि जियो के स्कूल में आई हुई होती है और फिर आयरन की बातों को याद करती है और जियो को देख रही होती है दूर से। एक लड़की साथ में होती है जो गिटार बजा रही थी और उसे देखकर नायोन अपने पास्ट के सीन को याद करती है यहाँ पर ये क्लास में होती है और खुद गिटार बजाती है। और फिर हम बोंगसू को देखते हैं जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है ये आयरन को ठीक कर दो। लेकिन तभी उसकी माँ पीछे से आती है, उसको मारती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो, सारे भूत बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, और उसे केस सोल्व करने दो। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम उसकी मदद करो, लेकिन वो मना करता है। लेकिन फिर बहुत कहने पर वो मान जाता है। उसके बाद आयरन गाड़ी में होता है और ट्रेन से बात करता है। उसे कहता है बोंगसू को तो पता है कि मैं गोश्त दे सकता हूँ, लेकिन माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर ट्रेनी कहती है ऐसा क्यों। वो कहता है मेरी माँ ने अपने हस्बैंड को खो दिया एक एक्सीडेंट में, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि उसके बेटे के साथ ये सब चल रहा है। उसके बाद वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी के पास में आते हैं
और वो स्केच को वहाँ पर दिखा रहा होता है। वो सभी ट्रेनी से पूछ रहा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है। उसके बाद आयरन रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर इसकी माँ काम करती है। तो उसकी माँ फिर उससे पूछता है क्या हुआ, तुम सैड दिख रहे हो। लेकिन आयरन कहता है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सारंग के पास आता है और उससे पूछता है जब तुम्हारे स्कूल टाइम में तुम अपसेट होती थी तो क्या करती थी। तो सारंग कहती है मैं तो खाना खाया करती थी। आयरन कुछ सोचता है और कह देता है ठीक है कि आज मैं खाना बनाऊंगा। किचन में आता है और खाना बनाने लगता है। हालांकि इसकी माँ हेल्प कर देती है, लेकिन इसको पता ही नहीं चलता। खाना बनकर बाहर आता है। रैनी को देखते जो कि रेस्टोरेंट के बाहर होती है और खाने को देखती है। पहले सीन में देखते हैं कि इसने आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और खाने को देख रही होती है। इसके गाल लाल हो जाते हैं। वो पता चल जाता है कि क्या हुआ है। सारंग और बोंसु को काम देती है, यहाँ से भेज देती है। वो खाना खाए जा रहा था तब वो खाना मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता और उसे कुछ कहती है तो उसे छुटकर बढ़ लेता है। उसके बाद वो रात को अपने घर पर होता है, ट्रेनी से बात कर रहा होता है। ट्रेनी कहती है मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया था ताकि मैं हैप्पी रह सकूं, इसके लिए थैंक यू। मैं वहाँ पर दाबाऊ स्केच को लेकर आती है और वो कहते हैं स्केच बिल्कुल इनकी तरह दिख रहा है। तो आयरन कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो। दाबाऊ कहती है कौन सी ट्रेनी, मैं तो टीवी की बात कर रही हूँ, ये लड़की टीवी पर है। दोनों टीवी की ओर देखते हैं। ट्रेनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में आयरन बोंसु के साथ होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। बोंसु कहता है आखिर उसने कहा क्या, ये टीवी पर क्यों है। आयरन कहता है ऑडिशन टीवी शो है, लड़की का नाम लोन है। बाद में वो लोन की ओर देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन ये मना कर देती है। आयरन कहता है मुझे लगता है तुम्हें एक स्टेज नेम होना चाहिए, तो मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट एजेंसी में जाऊंगा और तुम्हारे बारे में पूछूंगा। उसके बाद आयरन अगले दिन कंपनी में जाता है और वहाँ पर लोन के बारे में पूछता है। उसके बाद आयरन ट्रेनी के साथ ऊपर होता है जो कि लोन के बारे में बातें कर रहे थे और वो उसके बारे में बताती है। ट्रेनी कहती है कि लोन बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो डांस में अच्छी थी। लोन पास में होती है और कहती है मुझे पता था कि मैं ऐसी ही हूँ। कहता है कि शांत रहो। ट्रेनी कहती है तुम किससे बात कर रहे हो। आयरन कहता है मैं कह रहा था कि लोन साथ लड़की होगी, लेकिन ट्रेनी मना कर देती है और कहते हैं कि वो चिल्लाती रहती थी। हम इस सीन को देखते भी है जब ये ट्रेनिंग रूम में होते हैं, डांस कर रहे थे तो लड़की गलत स्टेप कर देती है। इस बारे में लोन चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। एरन कहता है मैंने सुना कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ट्रेनी कहती है मना कर देती है और कहती है उसने सुसाइड कर लिया। और दूसरी तरफ हम नायन को देखते हैं जिसके पास लोन का केस होता है और उसी से बात कर रही होती है। तो तभी वो अपने फोटो के सामने आती है, तभी उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। और जैसे आयरन कहता है तुम्हारा नाम सुए है, तुम्हारा जन्म इस डेट को हुआ था। वह सुनने के बाद सुए अपने पास्ट के सीन में चली जाती है कि उसके साथ कब क्या हुआ था और मेरी डेथ कैसे हुई। अगले सीन में आयरन अपने घर पर होता है। वो बोंसुक से बात करता है। बोंसुक कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। अब आयरन सारी बातें बता देता है। वो अपनी सिंगल मोम के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन मोम ने कह दिया था कि मैं पैसे कमाने के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, तुम अपनी दादी के पास रहना। ये रोती है और कहती है मत जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। अब सुयो अपनी दादी के पास आती है और इसी के पास रहने लगती है और जैसे जैसे ये बड़ी होती है डांस करना स्टार्ट करती है। वो अपनी दादी को दिखाती है और वो इसको देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन सुयो को पता चलता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसके लिए पार्ट टाइम काम करती है। और एक दिन 2-3 ट्रेनी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन पास में ग्लोरी एंटरटेनमेंट के लोग होते हैं जो कि इसको नोटिस कर लेते हैं और ये वही कंपनी जिसका सीईओ पार्क है। उसके बाद में सुए का ऑडिशन हुआ और उसमें सिलेक्ट हो गई और उसमें आने लगी। और जब ये ठीक से डांस नहीं कर रहे होते तो उस पर डांटती है और ये सब रिकॉर्ड हो गया था। ये लड़की इससे तंग आ गई थी और ये वीडियो पार्क को दिखाती है। लड़कियों ने कह देता है कि अगर सुए यहाँ पर रहेगी तो हम सब यहाँ से चली जाएगी। तभी वो सुए के पास आता है और कहता है तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। वे स्कूल की छत पर होती है, सबके बारे में सोच रही होती है। और तभी इसके पास एक कॉल आता है जो कि इसकी माँ का होता है। सुए की माँ कहती है मैंने तुम्हें ऑडिशन में देखा, काफी अच्छा कर रही थी, तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तभी सुए के पीछे कोई आ गया था, उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार सुए की डेथ हो गई थी और वो कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं कॉल ही नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूंगी। उसी तरफ मैं उनको देखते जो कि सुए के केस को देख रही होती है और फिर वहाँ पर आगे जाती है जहाँ पर की फैंस ने सुए के लिए कुछ छोड़ा हुआ था। फैंस वहाँ पर लिखते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मरने से पहले उसने कुछ पोस्ट किया था, वह कितनी हैप्पी थी। उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है और फोन पे आयरन से बात कर रहा होता है और कहता है कि पुलिस वालों ने कह दिया था, वहाँ पर सुए का फोन नहीं है। आयरन कहता है वो अपराधी ले गया होगा। बाद में सुए से बात करता है और कहता है चलो चलते हैं, पता लगाएगा कि अपराधी कौन है। उसके बाद आयरन उस कंपनी के बाहर आता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सुआ कहती है कि तुम चिंता मत करो, दूसरे गेट से चलते हैं और मुझे पता है पासकोड क्या है। और वो अंदर आ जाते हैं। वो ट्रेन से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करती थी। पूछते हैं कि बाद में कौन सा डे है, उसने बता दिया था कि थर्सडे। और ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। आयरन को देखते जो कि उस कंपनी के सामने ही बैठी हुई थी कार में और फोन में कुछ देख रही होती है और उस फोन में कुछ लिखा हुआ था कि उस पर कई केस हुए, लेकिन वो हर बार बाहर आ गया। तो ये भी आयरन को एक रूम के पास ले आती है। यहाँ पर 2 लड़के गाने गा रहे थे, एकदम से पीछे देखते हैं कि ये छिप गए थे। आयरन कहता है तुम क्यों छिप रही हो, वे तुम्हें नहीं देख सकते। वो शर्माती है। तो आयरन कहता है कि तुम्हें इस पर
पर क्रश है, लेकिन ये मना कर देती है और वो आयरन कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी अंदर से एक लड़का आता है जिसका नाम जोनसुक होता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता है। जोनसुक इसके पास आ रहा था, लेकिन आयरन कहता है कि मत आओ। तभी हम देखते हैं कि सुए इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। नीचे नायन को देखते हैं जो कि रिसेप्शन के पास आती है, वो लड़की से बात करती है और कहते हैं कि मैं सॉन्ग राइटर जोनसुक से बात करना चाहती हूँ। उसने बता देते कि वो कौन से रूम में है। हम आयरन को देखते हैं कि अंदर सुए की सोल होती है और वो अजीब बिहेव कर रहा होता है। जोनसुक कहता है तुम हो कौन, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहती है तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोन हूँ। जोनसुक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के पास कॉल कर देता है और वो वहाँ पर आते उसे ले जाने लगते हैं। जोनसुक यहाँ से भाग गया था, सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और उसके पास सजा रहा था। जोनसुक लिफ्ट से बाहर आता है और सामने नायोंग होती है जो कि इसको नहीं पहचान पाती। लड़की बताती है ये जोनसुक है। जोनसुक गाड़ी में बैठकर जाने वाला था, आयरन रोकने के लिए आता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। वो तभी देखती है कि बस आयरन से टकराने वाली है। ये एक सीन को याद करती है, यहाँ पर रोड पर होती है, उसका एक्सीडेंट होने जा रहा था। तभी पीछे सोयून आती है, उसको धक्का देती है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नायोन आयरन को धक्का देती है, उसको बचा लेती है। उस टाइम के बाद आयरन को होश आता है, पूछते है क्या तुम ठीक हो। ये देखता है कि नायोन पास में बैठी हुई है लेकिन बहुत ही डरी हुई इसके पास आ गया था। उसको देखते है और नायोन भी इसको देखती है। उसे देखते है जहाँ पर गैंग ऑफिस के अंदर होती है, वहीं ताबीज को देखती है और टेस्ट करने जा रही थी और कहती है कि इसमें से एक ताबीज मेरे पति का होना चाहिए। लेकिन मैथ्यू पास में होता है और कहता है कि तुम इन्हें टच मत करो। गैंगवा कहती है ठीक है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने कहा था कि आप कुछ ढूंढने के लिए आए हो। मैथ्यू कहता है कि आयरन ने बताया था, उसने यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाई थी, उसके बाद से उसे भूत दिखने स्टार्ट हो गए, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी अगरबत्ती नहीं दिखाई दे रही। आयरन को देखते हैं कि नायन के साथ होता है कि हाथ पर स्क्रैच आ गया था, तो बैंडेज लगाना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। नायन कहती है ठीक है मैं कर देती हूँ। बाद में इसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। बताती है कि मैं इंसानों पर विश्वास नहीं करती हूँ। आयरन कहता है क्यों, लेकिन ये इसको नहीं बताती। पूछती है तुम वहाँ पर एंटरटेनमेंट कंपनी में क्या कर रहे थे। तो आयरन बताता है कि मैं ट्रेनी का फैन हूँ, मैं उन्हें देखने के लिए गया था। वैसे तुम्हारे बारे में क्या। ये बता देती है कि ग्लोरी एंटरटेनमेंट मेरा क्लाइंट है। नायन बाद में एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर आती है, कैमरे को देखती है। आयरन को देखते हुए सुए के साथ गाड़ी में होता है और सुए से देखे जा रही थी। कहते हैं कि वो महिला कौन थी। वो बता देता है कि वह एक लॉयर है। इससे पूछ लेती कि तुम इस पर क्रश है, मेरे गाल पहले लाल हो गए थे, लेकिन इसने कह दिया था कि नहीं, हालांकि मेरे गाल लाल हो गए थे क्योंकि तुमने मुझ पर कब्जा कर लिया था। थोड़ी सैड हो जाती है, कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम मरने वाले थे। लेकिन आयरन कहता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आयरन पूछता है कि तुम जोंगियों के पीछे क्यों दौड़ रही थी। तब ये बताती है कि जब मुझे धक्का दिया गया था तब मैंने एक रिंगटोन सुनी थी, वो रिंगटोन जोनियो के फोन से आ रही थी, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया। आयरन को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है, बताती है कि मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स है, मुझे यहाँ की फुटेज चेक करनी है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है और वो कहता है कि तुम सही टाइम पर आई हो, उस इंसान ने मुझे काट लिया। बाद में देखते हैं, हम जानते हैं कि आयरन ने किया था। आयरन को देखते हुए अपनी गाड़ी की डैश कैम फोटो चिप को निकाल लेता है और वो कहता है कि गाड़ी कंपनी के बाहर ही खड़ी थी, इसमें कुछ मिल सकता है। और के अंदर आता है और फैमिली इसके हाथ में बैंडेज को देखती है और सब पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ। बोंगसुक अपनी माँ के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है क्या क्या हुआ है और वो उसके पास जाना चाहती है, लेकिन बोंगसुक उसे कहता है, वो कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है थोड़ी सी चोट है, मैं उससे बात करके आपको बताऊंगा। नायन को देखते हैं जो कि फुटेज को चेक कर रही होती है, उसको पता चलता है कि आयरन यहाँ पर डांस कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वो ऐसा क्यों करेगा। बाहर आकर ह्यूनो के पास कॉल करती है और वो कहते हैं कि कानफुंग के केस में आयरन भी था, तुमने इसकी स्टेटमेंट ली थी। हाँ कहता है। नायन पूछती है कि उसके कैसे पता चला कि वहाँ पर हार्ड ड्राइव थी या वेयर हाउस वहाँ पर होगा। कह देता कि मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने उससे पूछा था, उसने कह दिया था कि मेरे पास एक सोर्स है और उसने नहीं बताया कि वह कौन है। आयरन भी फोटोज को देखता है, उसमें नायोंग बाहर आ गई थी और जोनसुक को फॉलो करती है और बाद में नायोंग डॉक्यूमेंट को देखती है, जैसे वो पिछले एपिसोड में देख रही थी। अब हमें पता चलता है कि जोनसुक के बारे में होता है, उसने पहले कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया था। आयरन भी इस न्यूज को देखता है कि पहले जोनसुक ने क्या किया था, कैसे कॉपीराइट का उल्लंघन किया था। सुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह लड़का बहुत ही अच्छा था। आयरन कहता है ठीक है और एक वेबसाइट का नाम लेता है, कहता है कि मुझे अपना यूजर नेम बताओ और पासवर्ड बताओ। सुए का सारा डेटा होता है और इससे पूछता है कि जोनसुक कहाँ पर रहता है, लोकेशन बता देती है। देखते है कि उसी लोकेशन पर सुए का फोन होता है। जोनसुक यह देखकर शौक रह जाता है, कहता है कि अपराधी है, पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन आयरन कहता है रहने दो, पहले जोनसुक पर पहले और गौर करूंगा। उसके बाद मैथ्यू को देखते हैं जो कि लैंडलॉर्ड किम के पास आता है और कहता है कि मैं इस समन से मिलना चाहता हूँ, उसने इस यूनिट में झाड़ फूक किया था। अगले सीन में आयरन सुए और बोंसुक को देखते हैं जो कि जोनसुक के घर के पास आ गए थे। आयरन सुए से कहता है कि तुम अंदर जाकर देखो कि वह क्या कर रहा है। बाद में ऐसे ही करता है और काफी टाइम हो गया था, वह बाहर नहीं आती। आयरन बोंसुक से कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगा। बाद में अंदर आता है और यहाँ पर सुए को देखता है कि जोनसुक को देख रही होती है, रे पियानो बजा रहा था। आयरन छिपकर सुए के पास आता है और कहता है तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, जो काम करने के लिए आई है हमें वो करना होगा। सुए बताती है जो सॉन्ग जोनसुक गा रहा है मेरा गाना है, मैंने कई गाने लिखा है लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सॉन्ग जोनसुक के पास कैसे पहुंचा। जोनसुक
उसका फोन बाहर निकालता है और कहता है कि अगला गाना कौन सा है। तभी से कुछ पता चलता है और बाद में किसी के पास कॉल करता है और कहता है तुमने कहा था कि इस सॉन्ग के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन कोई और भी है जो इन सब के बारे में जानता है, मुझे उससे मिलना होगा। आयरन सुए से पूछता है कि तुम्हारे सॉन्ग और कौन जानता है। ये सीन को याद करती है जहाँ पर ये एमा के साथ होती है। इसके सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रही थी, ये बता देती है एमा होनी चाहिए। आयरन कहता है ठीक है, ये फोन पर किससे बात कर रहा है। वे बाद में ऐसी याद करती है मैंने कई बार एबेल को डांटा था, सही स्टेप करने के लिए कहा था, तो मुझसे हेट करती होगी। वो एक और सीन को याद करती है जहाँ पर वो गाने लिख रही थी कि एबेल मुझे नोटिस कर लेती है। बाद में आयरन को बताती है कि एबेल को पता था कि मैं गाने लिखती हूँ, शायद इसलिए वो जोनसुक के साथ काम कर रही होगी और फोन पर भी उसी से बात कर रहा होगा। अभी बाहर कोई बैल बजाता है, जोनसुक वहाँ पर देखता है और वहाँ पर नायोन होती है। तो पूछता है तुम कौन हो, तो नायोन ने बता दिया था कि मैं अटर्नी हूँ, तुम्हारी कंपनी के लिए काम करती हूँ। कल शाम कंपनी के अंदर ये आदमी आ गया था, मैंने कैमराज में चेक किया था, तुम इससे बात कर रहे थे, क्या कुछ अलग बात हुई थी। कि नहीं मना करता है और कहता है पूरी तरह से परवरण था, मैंने आपको लोन बताकर मेरे करीब आ रहा था, मुझे लगता है कि वो उससे प्यार करता होगा। सुख कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, बाद में यहाँ से भाग गया था। आयरन सुए से कहता है कि इससे पहुंचने से पहले मुझे एमा के पास जाना होगा, जान खतरे में है। जैसे ही बाहर आता है यहाँ पर नायन इसका पहले से वेट कर रही होती है। आयरन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। नायन बाद में इसकी गाड़ी को देखती है, इसे देखकर मुझे पता चल गया था कि तुम यहीं पर हो, अब मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। आयरन कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। कि इसको रोक लेती है और कहती है पहले मुझे बता दो। कह देता है ठीक है, जानती हो कि सुए की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया, जोनसुक ने उसके गाने लेने के लिए को मार दिया था। लेकिन उसके गाने के बारे में एमा जानती है, जोनसुक उससे मिलने के लिए जा रहा है, एमा की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये सब एबल करवा रही है, तुम्हें उससे मिलना होगा ताकि वह कोई अपराध ना कर दे। कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। आयरन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। आयरन कहती है ठीक है, जैसे केस सोल्व हो जाएगा मुझे बताना होगा। आयरन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी उधार ले सकता हूँ। अगले सीन में देखते हैं गाड़ी लेकर एमा के पास आता है, इसको देख लेती है, कहती है तुम वही लॉयर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं पुलिस के पास कॉल कर सकती हूँ। ये कहता है ठीक है, मैं दूर से बात कर लूंगा। मैं सुए के गाने के बारे में बात नहीं लगता है कि उसने गाने लिखे हैं। एमा कहती है तुम कैसे जानते हो, लेकिन आयरन ने कह दिया था कि अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है कि जोनसुक ने इसको मारा है, वह तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, हमारी जान खतरे में है। इलेक्ट्रिक शॉक वाला डिवाइस देता है और कहता है कि इसे अपने पास ही रखना। बाद में यहाँ पर गाड़ी लेकर जोनसुक यहाँ पर आ जाता है। आयरन कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ, जैसे जाने वाला था पीछे एमा होती है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती है, यहाँ पर बेहोश हो गया था। तो गाड़ी से बाहर आता है, एमा से पूछता है कि ये सब क्या है। कहता है कि तुम इसे जानते हो। जोनसुक कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, मेरी कंपनी में आया था और अजीब गजीब हरकतें कर रहा था, मैं किसको पहले से ही पता है ने क्या किया था, इस सुए को धोखा दिया था कि उसके सॉन्ग ले सको। फोन है कहाँ पर, ये फोन को देने जा रहा था, तभी आयरन खड़ा हो जाता है, फोन को लेता है, उन्हें हसीन याद करता है तब मैंने कैसे किया। गाड़ी लेकर एमा के पास आता है, तभी उसके पास एक लिस्ट आती है, ऑडिशन हुआ था कि उसमें टॉप के साथ होते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, तो ये 2 नंबर पर होती है वो 8 नंबर पर, एबल की वो 12वें नंबर पर होती है। और आयरन सुए से कहता है कि अगर एमा एक को हटा दे डेब्यू कर सकती है क्योंकि वो टॉप 7 में आ जाएगी, ये उसने तुमको लिस्ट में से हटा दिया। ये एबल ने ये सब जानकर उसने इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन की बैटरी पहले ही निकाल दी थी और इसे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से भागना चाहता है। उन्हें जोनसुक गाड़ी लेकर आ जाता है, उसको अरेस्ट कर लेता है, बिहेव करता है कि मानो मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ से भागने वाली थी। आयरन इसको पकड़ लेता है, नहीं करने देगा, कहता है अब तुम जेल में जाओगी, लेकिन एमा चिल्लाती है, कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, पास में ही होती है। आयरन से बात करती है और कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं दोस्त थे। बाद में आयरन एमा से सवाल करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, सुए तो तुम्हारी दोस्त थी ना। कि एमा चिल्लाती है, वो कहती है कि कौन सी दोस्त, वो हमारे लेवल की भी नहीं थी, दोस्त होने के लिए लेवल होना जरूरी है। एमा बाद में सारी बातें बता देती है, ऐसे क्या हुआ था और कैसे हमारी कंपनी में आई थी, डेब्यू करने जा रहे थे, लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, केवल इसी का नाम आया था, मैं इसे हेट करने लगी, इसको लग रहा था कि हम दोस्त है। हम देखते हैं कि सुए गाना गा रही होती है, इसको रिकॉर्ड करती है, तो ये बताती है कि सब मैंने लिखा है। फिर हमने और भी कई सॉन्ग को दिखाती है, कहती है क्या तुम ये सारे सॉन्ग मेरे पास सेंड कर सकती हो, तो ये बाद में ऐसा ही करती है। सभी सॉन्ग को लेकर जोनसुक के पास आती है, कहता है क्या ये सब तुमने लिखे है, ये हाँ कहती है। जोनसुक ने कह देता है कि तुम इनके हेल्प से डेब्यू कर सकती हो। बताते है केवल सुए थी जो मेरे रास्ते के बीच में आ रही थी, मैं उसे हटाना चाहती थी, मैं अपनी ट्रेन से बात की, धमकाया और कह दिया था मैं सुए को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हूँ। ये बाद में सीओ पार्क से बात करती है, तो यहाँ से निकाल देते है, बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि इसको लग रहा था सुए को रोती हुई देखूंगी, बाहर निकाल दिया गया है, ऑडिशन नहीं कर पाएगी। छत पे आती है और देखते है कि सुए बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है, इसको नहीं पता होता है क्यों। हम जानते हैं उस टाइम सुए के पास उसकी मॉम ने कॉल किया हुआ था, मिलने के लिए कहा था, वो इसलिए हैप्पी थी। एमा से ये सब देखा नहीं जाते, वो उसके पास आती है तो धक्का दे देती है, तो ये नीचे गिर रही थी। उसी टाइम जोनसुक आता है, कि फोन बज रहा था, इसकी रिंगटोन सुन लेती है। वो एमा से पूछ रहा था कि तुमने इसको धक्का क्यों दिया, और चिल्लाता है, कहता है तुमने ऐसा किया क्यों, अभी इसकी रिपोर्ट करने दो। को रोक लेती है और कहती है ऐसा मत करो और तुम को
दुनिया के सामने नहीं ला पाओगे। वो सॉन्ग सुए के थे। कहता कि तुमने कहा था वो सॉन्ग तो तुम्हारे है, लेकिन ये कहती है इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अभी को ऐसा लगेगा तुमने सुए का सॉन्ग लेने के लिए उसे मार दिया। तो तुम्हारे पास पहले से एक कम कॉपीराइट उल्लंघन है। सुख चिल्लाता है और कहता है ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं सुए के फोन को लेती है, उसको देती है। सुए के सभी सॉन्ग है, उनका यूज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी चोरी का आरोप नहीं लगेगा कि अब सुए नहीं है। टेंट में देखते हैं यहाँ पर आयरन के अंदर सुए आ जाती है अतिया और रेमा से। अतिया तुमने ऐसा किया क्यों? कहा था कि हम दोस्त है, मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों साथ में डेब्यू करेंगे। चिल्लाती है और कहती है अगलो जैसे बिहेव क्यों कर रही हो। का देती है। अतिया मारने जा रही थी, अभी नायोन आती है और इसको रोक लेती है। रेमा कहती है तुम हो कौन? तुम कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के लिए काम करती हूँ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, सारी बातें बता दी है, तुमने क्या किया था। इनमें पुलिस यहाँ पर आती है, वो अरेस्ट कर लेती है। सुए के फोन को देखे जा रहा था, पास में होती है। तो सुए यहाँ पर कई मैसेज को दिखाती है कि पब्लिक इसको मिस कर रही थी। मैसेज यहाँ पर एबल का भी होता है। सुए कहती है मुझे नहीं पता था कि ये भी ऐसा करेगी, मुझे लगता था कि ये मुझसे हेट करती है। रन कहता है ठीक है अब तुम्हारी माँ का नंबर ले लेते हैं। कॉल करने जा रहा था लेकिन इसको रोक लेती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ को पता चले मैं मर गई हूँ। रन कहता है ठीक है ऐसा करती है, मैं तुम्हारी माँ के पास कॉल करूंगा, शुमा की तुम हो कहाँ पर, उससे पूछ सकती हो। सीओ कहती है ठीक है। इनमें सुए की माँ को देखते हैं कि हॉस्पिटल में होती है और अपनी आंखों की जांच करवाती है और हमें पता चलता है कि जल्दी उसकी आंखों की रोशनी जाने वाली होती है। पास में सुए होती है जो कि ये सब सुनकर रोने लगती है। मैरन सुए से बात करता है और कहता है मैंने मेडिकल रिपोर्ट चेक की थी, कहता है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था, 18 साल पहले स्टार्ट होना हो गया था। याद करते हैं उस टाइम क्या हुआ था। एक बच्ची थी, मेरी माँ कुछ काम कर रही थी, गलती से मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा देती है। उसी टाइम से मेरी माँ के साथ ही प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे बचाने के लिए उन्होंने मेरी दादी के पास मुझे भेज दिया। बाद आयरन एक आदमी से बात करता है, सुए की आंखें होती है वो उसकी माँ को दे दी जाती है। माँ आंखें खोलती है, उन्हें इसकी दादी को देखती है, पूछते है क्या तुम देख सकती हो। माँ कहती है और रोने लगती है, कहती है मुझे सुए के लिए बुरा लग रहा है। दादी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, सुए के लिए जिंदा रहना होगा। पास में होते इन दोनों को देखती है, बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। रन कहता है थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर रुक सकती हो, इन दोनों को देख लो। ये मना कर देती है, इतना ही काफी है। दूसरी तरफ नायन को देखते जो कि आयरन से बात करती है, कहते हैं केस सोल्व हो गया, अब तुम मुझे बताओ हमारा सोर्स है क्या। आयरन कह देता है भूत को देख सकता हूँ, कामफुंग को और अब को, इन दोनों को पहले ही देख लिया था, आते की और पूछ लिया था आपके साथ क्या हुआ था। इसकी बात पर बिलीव नहीं करती, चली जाती है। सुए को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उसके फैन मिस कर रहे थे, लेटर को वहाँ पर छोड़ गए थे। में फ्लावर होते हैं, इसकर सुए काफी ज्यादा हैप्पी होती है। में छत पर होते हैं और आयरन से बात करती है। बोंसू और मैथ्यू भी वहाँ पर होते हैं, तो जला दिया जाता है, वे हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद हम नायन को देखते हैं जो कि अपनी बहन को मिस कर रही होती है। तभी उसके पास आयरन का मैसेज आता है, उसमें एक सॉन्ग भेजा जाता है जो कि सुए का होता है। कहता है तुम्हें इससे सुनना चाहिए। इन सॉन्ग को सुनते टाइम अपनी बहन सुएन को याद करती है, इनको देखती है। हालांकि वो गाना गिटार बजाना चाहती थी, मेरी बहन के बाद मैं ऐसा नहीं कर पाई, गिटार को जला दिया, मैं एक लॉयर बन गई। मैं नायन डॉक्यूमेंट के पास आती है, नए केस को दिखाती है, बहुत ही बड़ा होता है, इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने सुना कि चेयरमैन जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, इनको जीत कर दिखाएंगे और उनके लिए गिफ्ट होगा। कहता है अगर तुम हार गई तो रोका। नायन कहती है कि फिर मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे पास एक वजह होगी, कंपनी से बाहर निकाल सकते हो। बाद में इस केस को देख रहा होता है और कि एक आदमी को वाइफ ने मार दिया था। हम ये सीन को देखते हुए जहाँ पर ये आदमी रूम में आता है और कोई और आ गया था, बैठ होता है के अंदर आता है और उस आदमी के सिर पर वार करता है, उनकी डेथ हो जाती है। इनमें देखते हैं कि आदमी ऑफिस के अंदर होता है, जिसको देखे जा रहा था, इसको देखता है और कहता है वेलकम है। पूछता है तुम कौन हो। कह दिया था मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।